नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हमारे प्रश्न होंगे सन 2011 में आरटेट के पेपर में आए हुए मनोविज्ञान के प्रश्न। अब चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। खिलौनों की आयु कहा जाता है? ए, पूर्व बाल्यावस्था को, बी, उत्तर बाल्यावस्था को, सी, शेषावस्था को, या फिर डी, इनमें से सभी। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है पूर्व बाल्यावस्था को, क्योंकि 2 से 5 वर्ष की आयु को ही खिलौनों की आयु के नाम से जाना जाता है, और जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था के रूप में लिया जाता है। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ए, दल समूह में रहने की अवस्था। किसमें? दल समूह में रहने की अवस्था। बी, अनुकरण करने की अवस्था। सी, प्रश्न करने की अवस्था, या फिर डी, खेलने की अवस्था। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है खेलने की अवस्था। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ए, द्रव्यमान, बी, द्रव्यमान और संख्या, सी, संख्या, या फिर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो हमारा जो इसका उत्तर होना चाहिए होगा वो है डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विकास का अर्थ है? ए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बी, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी, अभिप्रेरणा में अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। हमारा इसका उत्तर होगा सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं आता है। सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। अगर हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो आंसर हमें साफ नजर आ रहा है। सोचिए क्या होना चाहिए। हमारा इसका आंसर होगा बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ए, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना और सीखना। हमारा इसका आंसर होगा बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर।
सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय ए सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, बी कुल मिलाकर हानिकारक होता है, सी दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या फिर डी लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो हमारा आंसर होगा इसका डी, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? प्रश्न एक बार फिर ध्यान से पढ़ें। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर क्या देख रहा है? तूफान। बिजली चमकी और कड़कने की आवाज आती है। राजू बिजली के चमकने और कड़कने की आवाज को सुनकर उछलता है और यह घटना बार बार होती है। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। फिर कुछ देर बाद शांति होने के पश्चात फिर बिजली कड़कती है और राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। तो राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? ए शास्त्रीय अनुबंध, बी क्रिया प्रसूत अनुबंध, सी प्रयत्न एवं भूल, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए क्या होना चाहिए इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ए शास्त्रीय अनुबंध। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ए मित्रों के द्वारा उपवास, बी मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, सी मीन मेक निकालना बंद करना, या फिर डी इनमें से सभी। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है ए मित्रों के द्वारा उपवास। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ए यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बी यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, सी यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, या फिर डी यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो हमारा इसका आंसर होगा यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? ए अभ्यस्तता, बी अधिगम, सी अस्थायी अधिगम, या फिर डी अभिप्रेरणा। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वो है ए अभ्यस्तता। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न ध्यान से पढ़ते रहें, उत्तर हमें अपने आप निकल के सामने आते रहेंगे। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, बी किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, सी किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, या फिर डी संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है ए
दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बी, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। सी, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। या फिर डी, इनमें से सभी। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो है डी, इनमें से सभी। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ए, धर्म में, बी, मानव शरीर में, सी, यौन संबंधों में, या फिर डी, विद्यालय में। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो है डी, विद्यालय में। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3। ए, गुण सिद्धांत, बी, प्रकार सिद्धांत, सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर डी, व्यवहारवाद सिद्धांत। हमारा इसका उत्तर होगा सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? ए, प्रक्षेपण, बी, विस्थापन, सी, प्रतिक्रिया निर्माण, या फिर डी, उदारीकरण। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी, विस्थापन। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ए, दूसरों को, बी, प्रेरकों को, सी, उद्देश्यों को, या फिर डी, आवश्यकताओं को। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है डी, आवश्यकताओं को। किसको संतुष्ट करना चाहिए? आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? ए, बाल अपराध, बी, कमजोरों को डराने वाला, सी, भगोड़ापन, या फिर डी, स्वालीनता। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है डी, स्वालीनता। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ए, समावेशी शिक्षा द्वारा, बी, मुख्य द्वारा में डालकर, सी, समाकलन द्वारा, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है समावेशित शिक्षा द्वारा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? प्रश्न पढ़ेंगे एक बार। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? ए,
बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना। बी, धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना। सी, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। या फिर डी, अंत व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। हमारा आंसर होगा डी, अनवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ए, सशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सी, रुचियों की भिन्नता। या फिर डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। सोचिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। आंसर बताएं क्या होना चाहिए। हमारा इसका आंसर होगा डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। बी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। सी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। और डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। सोचिए क्या होना चाहिए इसका उत्तर। हमारा इसका उत्तर होगा डी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्दिष्ट किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। ए, 30, बी, 40, सी, 45 या फिर डी, 50। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो है बी, 40। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। बी, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। या फिर डी, स्थानीय स्तर का रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। हमारा इसका उत्तर होगा सी, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ए, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। बी, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। सी, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। डी, शिक्षण अनुदेशन है। हमारा इसका आंसर होगा शिक्षण अनुवेशन है। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ए, भौतिक संसाधनों को। बी, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को। सी, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को। डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। हमारा इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ए, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। बी, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य की परीक्षा का संचालन। बी, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य की परीक्षा संचालन। सी, प्रतियोगी परिवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक। या फिर डी, इनमें से सभी। तो हमारा इसका आंसर होगा कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। बी, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। सी, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाओं। डी, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। हमारा इसका उत्तर होगा कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। बी, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या क्षेत्रों का पता लगाना। या फिर डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। प्रश्न पढ़ें एक बार। मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। बी, जिन बालकों उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या क्षेत्रों का पता लगाना। या फिर डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। हमारा इसका उत्तर होगा डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। अब चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ए, वीडियो अनुरूपण। बी, प्रदर्शन। सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। या फिर डी, इनमें से सभी। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला, जो सभी प्रश्न रीट 2011 में आए थे, रीट फर्स्ट लेवल में। अब फिर मिलेंगे हम अगले नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।